अश्विनी दुबे जी भी जुड़ रहे हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, साथ ही अमन चुग पर्यावरणविद हैं, संजय सिंह कंसल्टिंग एडिटर एनडीटीवी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। संजय जी, शुरुआत आपसे करूंगा। आपने प्रकाश जी को भी सुना, सारे तथ्य जो हैं इस पूरे मामले के वो हमने दर्शकों के सामने रखे। आपको क्या लगता है, ये बहुत बड़ी साजिश है जिसमें कई सारे किरदार हैं और इसमें भी कुछ साफ तौर पर लग रहा है कि जाँच जब होगी तो और भी नए नए नाम इसमें सामने आएंगे? देखिए, आपने जो 5 सवाल उठाए हैं, पांचों सवाल बिल्कुल सही हैं और वो पांचों सवाल का अगर मैं उत्तर कहूं तो सब में हाँ 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 है। क्योंकि ये जो नेक्सस है ना, आप इसको उस तरह से देखिए कि इंडिया की जो एक ग्रोथ स्टोरी जो वैसे शुरू हुई 2014 के पहले, लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम बना मोदी सरकार के आने के साथ, एक एस्पिरेशनल इंडिया का एक जो लोगों का विश्वास था, जो इंडस्ट्रियल और बिजनेस हाउसेस को लगा कि दुनिया के बाकी देश अगर मल्टीनेशनल हो सकते हैं वो क्यों नहीं हो सकते, तो उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ी चारों तरफ से वो एक पैमाना है जिसमें आपने जॉर्ज सोरोस का जिक्र किया, उसके साथ जितने वो हैं उनको लगता है कि इंडिया जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वो वहीं पर रहे, बाकी जो चीज़ों का मतलब वो चलता रहे, इसलिए ये विरोध है। दूसरी चीज़ जो जावड़ेकर जी ने एक रेफरेंस नर्मदा आंदोलन का किया और उसके साथ जो बेनिफिट्स हुई, तमाम लोग जो उस समय में किसी बहकावे में आते हैं, देखिए ये एनजीओ इंगित करता है कि वो ऑपरेट कैसे करते हैं। पहला ये कि किसी तरह से तरह तरह की रिपोर्ट पब्लिश करो, वो रिपोर्ट 10 जगह पब्लिश हो, उसके साथ एक किसी तरह का डिबेट, पब्लिक डिबेट चालू हो जिसमें उनके पक्ष के लोग ज़्यादा पक्ष रखें, तो एक पब्लिक ओपिनियन आप तैयार करें सरकार या उन संस्थाओं के खिलाफ। दूसरा है कि वहाँ के लोग को भड़काओ, एजिटेशन करो। तीसरा ये है कि लिटिगेशन में जाओ, जिस लिटिगेशन प्रोसेस का वो जिक्र कर रहे थे, ये संस्थाएं वो करके, और पर्टिकुलरली ऐसे ग्रुप को टारगेट करना क्योंकि वो देश के लिए मतलब देश का वित्तीय या आर्थिक विकास हो रहा, उनको टारगेट करना जो ज़्यादा बड़ा अपना रुख ले रहे हैं और विकास में ज़्यादा योगदान कर रहे हैं। अश्विनी जी हमारे साथ है। अश्विनी जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि प्रकाश जी से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये सारे मामले जब जाते हैं कोर्ट्स में तो बड़ी बड़ी फीस दी जाती है, तो ये कहाँ से चलता है? पूरा उन्होंने एक तरह से इशारा किया है कि ये विदेशों से पैसा आता है और इन एनजीओ के माध्यम से बांटा जाता है। देखिए, सेलेक्टिवली टारगेट तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारे स्टोरीज की, अखिलेश जी आप देखिए, जिसमें एक जांच कमेटी भी बैठी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज के साथ साथ बहुत सारे अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स, उन्होंने भी रिपोर्ट दी। जो एलिगेशंस लगे, उन एलिगेशंस का कोई बेसिस नहीं था। अब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो एक पन्ने का एलिगेशन होगा उसको लेकर के देश में ये जो एजेंडाधारी हैं वो सेलेक्टिव एजेंडा चला देंगे, लेकिन उसके बाद जो उसकी रिप्लाई होगी उस रिप्लाई को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा, वो माहिर हैं इस बात में, न्यूज को सेंसेशनलाइज करने में, ऐसी हेडलाइन देने में कि पढ़ने के बाद समझ में आए कि बायस्ड हो जाए लोग, ऐसी हेडलाइन देने में कि वो जो कॉरपोरेट एंटिटी है उसके खिलाफ जो है माहौल पैदा हो। तो इकोनॉमिक डिसबैलेंस ही तो है देश की ग्रोथ को रोकना। और आज जो आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, जिस इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये कोई इंडिविजुअल किसी संस्था ने या व्यक्ति ने नहीं तैयार किया। देश की एक जो एजेंसी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसने थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद वित्तीय गड़बड़ियों के अलावा ये जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने देश में विकास विरोधी एजेंडा चलाया। चैरिटी के नाम पर, एफसीआरए के नाम पर तमाम जो फंडिंग देश के बाहर से आ रही है, वो देखा हमने बांग्लादेश में देखा, सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए किस तरीके से किस कंट्री ने किया और मोहम्मद यूनुस का किससे कनेक्शन समझ में आया। वो क्यों? क्योंकि भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है, ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि आप सामरिक रूप से भी देखें और ये भी देखें विदेश नीति में भी, उससे ये एजेंडा ड्रिवन एक्सरसाइज करने वाले जो लोग हैं, जो देश में अपनी दादागिरी चलाते हैं, उनको खतरा हो रहा है जी। और इसीलिए वो यहाँ के ऐसे लोग हैं जो देश की व्यवस्था, देश के खिलाफ बार बार काम करते हैं, उनको करते हैं और ये सबके नजर में है, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि एजेंडा ड्रिवन एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। अब मैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार के पास वो तंत्र है, सरकार के पास वो व्यवस्था है, सरकार के पास लोग, फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, छोड़ दिया जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। अमन जी, आपको लाना चाहूँगा इस चर्चा में। जो बांध होते हैं या हमारे पावर प्लांट्स होते हैं या इस तरह की माइंस होती हैं, जब भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम हमेशा देखते हैं कि विरोध इसके लिए होने लगता है।
पर्यावरणविद होने के नाते आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम ये मानते हैं कि पर्यावरण भी सुरक्षा हमें करनी है लेकिन विकास भी हमें आवश्यक है, तो वो एक देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। लेकिन जब इस तरह की विदेशी ताकतें इसमें बाधा पहुंचाने लगती है तो फिर क्या रास्ता? और वो भी लगता है कि जब साफ तौर पर उनका इरादा कुछ और है, एक तरह से साजिश करके कि किसी तरह से देश की तरक्की रुके। बिल्कुल जी सर, नमस्कार है, जय हिंद है। देखिए, बड़ा क्लियर कट समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डीप स्टेट माफिया है ये कई सालों से एक तरह से इकोनॉमी को भी गवर्न करता है एंड साथ में सेंट्रल बैंक के थ्रू फाइनेंशियल सिस्टम को भी गवर्न करता है। इन्होंने ऑफ लेट पिछले 50 सालों में इन्होंने देखा कि जैसे जैसे जो एशियन कंट्रीज हैं, जैसे जापान है या लेटर से चाइना है, ऐसे कई कंट्रीज जो फ्लरिश कर रहे हैं, तो वहां पे इन्होंने चाइना के टक्कर में जापान को खड़ा किया। रिसेंट टाइम्स में 10 साल में इन्होंने क्या किया, एक तरह से एनवायरनमेंट का मुद्दा उठा दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में तो 150 साल 200 साल वेस्टर्न वर्ल्ड ने बड़ा अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, तब तो एनवायरनमेंट के नाम पे कुछ नहीं आया। मगर जैसे ही हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई, जैसे यहाँ पे माइनिंग शुरू हुई, जैसे उस मिनरल्स को यूज करने की कोशिश शुरू हुई, वहां पे एनवायरनमेंट आ गया। इससे साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है कि कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनको पता था कि हमारे पास कई तरह के मिनरल्स पड़े हुए हैं, मगर पहले सैटेलाइट की पावर नहीं होती थी, जैसे हमारे देश के पास सैटेलाइट की पावर नहीं थी और ऐसे कई कंट्रीज के पास पावर नहीं होती थी, तो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। वेस्टर्न वर्ल्ड की सैटेलाइट्स आइडेंटिफाई करती थी और वहां पे अपने मुताबिक पूरी गवर्नमेंट को चेंज कर देते थे ताकि वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए। यानी ये भी एक तरह से डीप स्टेट माफिया था। एंड उसी माफिया के तहत आज जहां इतने मिनरल्स हिंदुस्तान को मिल रहे हैं, लिथियम से लेके यूरेनियम से लेके कोल से लेके, तो यहाँ पे अब एक और एजेंडा चलाया जा रहा है कि सीओपी पेरिस एग्रीमेंट करेंगे जी वगैरह वगैरह। तो आई एम श्योर आप समझ पा रहे हैं कि ये सब क्यों है, ताकि हिंदुस्तान के जो ग्लोबल एमएनसीज बनने वाली जो कंपनीज हैं उनके थ्रू जो एक तरह से ग्रोथ हो सकती है हिंदुस्तान की, वो कहीं ना कहीं रोकी जाए। क्योंकि हर देश चाहता है कि मेरे देश की ग्रोथ हमारे कंट्री के खुद के एमएनसीज द्वारा बनाई जाए। जैसे यहाँ पे अदानी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, उनकी ग्रोथ स्टोरी रोकेंगे तो हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी रोकी जाएगी। तो वो एक कोशिश है जिसको पर्यावरण के नाम पे दे दो, चाहे डीप स्टेट के नाम पे दे दो, जैसे मर्जी। जी संजय जी, ये जो बात प्रकाश जी भी कह रहे थे कि कुछ इसमें राजनीतिक ताकतें भी सक्रिय होती हैं, जैसे जॉर्ज सोरोस का हमने बयान का भी जिक्र किया कि उद्देश्य ये था कि भारत में पॉलिटिकल जो है डेमोक्रेसी रिवाइवल के नाम पर वो सत्ता परिवर्तन एक्चुअली करना चाहते थे। तो जब वो साठगांठ साफ तौर पर दिखती है कि राजनीतिक मंसूबा भी है, उसमें कुछ जो भारतीय डोमेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज उनको भी इसमें शामिल करना और एनजीओ की ताकत को भी अपने साथ जोड़ना, तो ये एक बहुत बड़ा इसमें लगता है कॉन्स्पिरेसी दिखती है। देखिए, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। बहुत सारे समय में आप देखेंगे कि जो बात कोई एनजीओ कहती है जो ब्लैक लिस्टेड है, और बहुत सारे जिसमें प्रकाश जी कह रहे थे वो रिपोर्ट में कहा गया पपेट एनजीओ कि आपकी लाइसेंस कैंसिल हो जाती है, उसके बाद भी आप वो काम करते हैं। छत्तीसगढ़ का जैसे एग्जांपल दिया गया। जो कॉकस की आप बात कर रहे हैं, तो वो कई बार आप देखेंगे कि जैसे उन्होंने कोई रिपोर्ट रिलीज की, देश में तो छोड़िए, अमेरिका में किसी समय में रात में या सुबह में रिलीज की उन्होंने अपने प्राइम टाइम में, उसके 15 मिनट 10 मिनट के बाद तुरंत यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। मैंने इतनी त्वरित गति से वो मामला चलता है। ऑक्सफैम का जैसे मैं जिक्र करूँ, जो आप नेक्सस की बात कर रहे हैं, ऑक्सफैम इंडिया अपने ऑब्जेक्टिव्स में लिखती है कि उनका काम ये है भारत में कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को जो दूर करना है और मुस्लिम, आदिवासी और पिछड़े तबकों में काम करना है, पर्टिकुलरली महिलाएं। अब ऑक्सफैम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में अगर कोयले खदान का काम मिलता है अंबानी ग्रुप को या किसी और को, तो वो उसके कैंपेन में ये कैसे लग जाती है? मतलब क्लियरली आप कुछ कह रहे हैं कुछ, और आपके डिज़ाइन मोटिवेटेड एजेंडाज कुछ और हैं। जो मुझे इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये जो इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन है और बेस्ड ऑन दो सर्चेज है जो 2022 में कंडक्ट हुए, उसमें हार्ड ड्राइव से, बाकी चीज़ तो लेके चले गए थे, हार्ड ड्राइव से जो चीज़ें रिकवर हुई, उसके साथ जो बाकी वो टैक्सेशन का प्रोब हुआ, तो उनसे ये सारी चीज़ें निकल करके आई हैं। मुझे लगता है कि उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए जो आपने पहले सवाल उठाया कि ग्रोथ स्टोरी को स्पाइक करने की बात। बिल्कुल, तो भारत की ग्रोथ स्टोरी को रोकने के लिए तमाम तरह की अड़चनें पैदा की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमन जी, अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।